सो माई फेलोज डोंट फॉरगेट टू लीव फीडबैक एंड एंजॉय द स्टोरी। पंखों वाले मॉन्स्टर महल के ऊपर चक्कर काट रहे थे जिसकी दीवार में एक छेद था। हीरो वर्मोंट और उनके 4 साथियों ने मैजिक के हेलमॉट के काउंट की ओर बढ़ते हुए आखिरी डीमन किंग्स को हराने का संकल्प लिया। नायकों ने गलियारे में दौड़ते हुए 5 में से 3 डीमन किंग्स को पहले ही हरा दिया था और अब केवल 2 बाकी थे। रास्ते में अनगिनत डीमन सेना ने उनका रास्ता रोका। यंग मास्टर ने अपनी सोट पकड़ी और प्रहार किया। हथियार चमक उठा, एक विस्फोट हुआ और उसकी आंखें चमक रही थीं। ग्रेट बर, चुड़ैल, उसके पीछे थी, तेजी से दौड़ते हुए मुस्कुरा रही थी। उसका मैजिक परफेक्ट था। उसका स्टाफ तेज रोशनी से चमक रहा था। इतने सारे मॉन्स्टर्स के सामने एक विशाल ज्वाला प्रकट हुई और वो अपनी शक्ति से प्रसन्न थी। सिया, प्रीस्टेस, पास में खड़ी थी। उसकी हथेलियों से प्रकाश निकल रहा था। उसने मृत आत्माओं को आशीर्वाद दिया। एक डीमन ने पीछे से हमला किया, लेकिन उसने एक ही वार में उसका सिर काट दिया और वो अपनी जीत से खुश थी। सेंट एना, हेडलेस मॉन्स्टर, जमीन पर गिर पड़ा। एक योद्धा ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक ही प्रहार में कई दुश्मनों को काट डाला। खून पूरे हॉल में बिखर गया। वो भयरहित होकर मुस्कुराया। रेड हेड, रैश हिल उसके पास से दौड़ता हुआ निकला। यंग मास्टर ने चिल्लाकर अपने साथी को डांटा कि वो सामने न आए। सामने ढेर सारे दुश्मन थे और उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। रेड हेड ने तेजी से कई हमले किए, फिर गुस्से से उन्हें देखा, फिर उसने अपनी स्वॉर्ड को म्यान में डाला। वो ब्लॉन्ड के पीछे खड़ा था, जो हमेशा वर्मोंट से जलन महसूस करता था और उसे अपना प्रतिद्वंदी कहता था, हालांकि कोई भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता था। समूह हॉल के बीच में खड़ा था। हिल ने चारों ओर देखा, ऐसा लग रहा था कि अब ज्यादा दुश्मन नहीं बचे थे। अचानक उसने ब्लॉन्ड को पुकारा, क्योंकि कुछ उनके पास आ रहा था। रेड हेड ने अपने शरीर से उसे ढक लिया। उसके मुंह से खून निकला। डीमन हंस रहा था। हेल के सीने में एक बड़ा घाव था। वो जमीन पर गिर पड़ा। मॉन्स्टर एक और हमला करने वाला था, लेकिन वर्मोंट ने चकमा देकर उसे पास आके 2 टुकड़ों में काट दिया। चारों ओर खून के छींटे बिखरे। बाकी साथी घायल हेल के पास दौड़े। ब्लॉन्ड ने अपनी स्वॉर्ड म्यान में डाली और सिर झुकाकर खड़ा रहा। हेल ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह एक सम्मानजनक मृत्यु है। अपने आखिरी पलों में उसे इस बात का गहरा अफसोस था कि वो अपने साथियों के प्रति पूरी तरह ईमानदार नहीं था। उसने कांपते हाथ से कहा कि सभी डीमन किंग्स को मार डालो। उसके दोस्त ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में देखकर कसम खाई कि वो सभी डीमन किंग्स को नष्ट कर देगा। हेल ये सुनकर खुश हुआ। प्रीस्टेस ने अपने हाथ जोड़े। हेल ने उससे अपने लिए प्रार्थना करने को कहा। योद्धा ने उसे झुंझलाहट से देखा। मरते हुए हेल ने कहा कि वो सबसे बहादुर था। सनेल रो रही थी। हेल ने उसे सच्चाई बताने के लिए देखा, फिर एक पैर प्रकट हुआ। उसने किताब पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि उसे यह कभी पसंद नहीं थी। उसने किताब को उठाया और गुस्से में कहा कि इसे किसने लिखा? अगर उसे लेखक मिला तो वो उसे पीट देगा। उसे इस किताब को पढ़ने में हमेशा गुस्सा आता था। किताब में उन्हें हमेशा शानदार उपनाम दिए गए थे, ग्रेट, वाइज, होली, फियरलेस। लेकिन उसे रैश हिल क्यों कहा गया? क्या ये उस व्यक्ति ने लिखा था जिससे उसने 300 साल पहले पीटा था? उसने किताब को पीछे फेंक दिया। उसने सोचा कि उसकी टीम ने भी इस बेवकूफी भरी किताब को नजरअंदाज क्यों किया? अपने भाई हथियार के सम्मान की रक्षा तक नहीं की। ब्लॉन्ड ने उस मौत के दृश्य को याद किया, सोचते हुए कि क्या उन्होंने नायक के पुनर्जनन की संभावना को स्वीकार किया था, जिसमें सभी पुरानी यादें शामिल थीं। हेल 300 साल पहले 5 डीमन किंग्स के खिलाफ युद्ध में मर गया था। यूजीन ने नजरें फेरी। दीवार पर एक चित्र था जिसमें एक योद्धा को दर्शाया गया था, जो एक नायक के वंशज के शरीर में पुनर्जनन का प्रतीक था। 13 साल का यूजीन वर्मोंट लड़कियों से घिरा हुआ था। अपनी पहली पत्नी के अलावा उसके पास कई उपपत्नियां थीं। वो ट्रेनिंग गियर पहने हुए था। उसे याद नहीं था कि वो औरतों के पीछे भागता था। क्या उम्र के साथ उसका नजरिया बदल गया था? ये इंसानों के लिए स्वाभाविक था। उसने अपनी फैमिली का वंश वृक्ष की कल्पना की। केवल उसकी पहली पत्नी के बच्चों को ही वर्मोंट का प्रत्यक्ष वंशज माना जाता था, भले ही उपनाम एक ही था। यूजीन को केवल साइड ब्रांच का वंशज माना जाता था। उसने ट्रेनिंग स्वॉर्ड उठाई। साइड ब्रांच के बच्चों को ब्लड इनहेरिटेंस रस्म तक मैजिक ट्रेनिंग करने या असली स्वॉर्ड्स इस्तेमाल करने की मनाही थी। उसने लकड़ी की स्वॉर्ड को देखा। आज वो आखिरी दिन था जब वो इस टूथपिक जैसी स्वॉर्ड को पकड़ रहा था। उसने कई बार डमी पर प्रहार किया और एक और झटके साथ डमी टुकड़ों टुकड़ों में बिखर कर एक हिस्सा जमीन पर गिरा। उसके पीछे खड़े व्यक्ति ने टिप्पणी की कि उसने फिर से डमी को बर्बाद कर दिया। यूजीन ने मुड़कर देखा, ये उसका पिता था, जिसके शरीर पर नसें साफ दिखाई दे रही थीं। पिता ने उसे अजीब नजरों से देखा। 13 साल की उम्र में ऐसा शरीर कैसे हो सकता था? सच कहें तो अगर वे अभी लड़ते तो उसे संदेह था कि वो अपने बेटे को हरा पाएगा। यूजिन ने अपने पिता को डरावनी नजरों से देखा। वो उसका अपना बेटा था, लेकिन कभी कभी वो उसे डराता था। उसकी बातें और व्यवहार बिल्कुल बच्चों जैसे नहीं थे। उन भयानक आंखों में मासूमियत का नामो निशान नहीं था।
पिता ने अपने बेटे को देखा जो बहुत छोटी उम्र में मां के बिना रह गया था। फिर भी एक भी दिन ऐसा नहीं था जब वो उदास दिखा हो। यूजिन ने डमी के आधार को लात मारी और कहा कि उनका लोहार अक्षम था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा कि इतने घटिया काम के लिए पैसे लेने की हिम्मत कैसे हुई, उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसके पिता बहुत दयालु थे। पिता ने खखार कर कहा कि वो लोहार को कड़ी फटकार लगाएंगे। सूरज हाउस की दीवारों पर चमक रहा था। वैसे अगले दिन ब्लड इनहेरिटेंस रस्म होने वाली थी। यूजिन ने उदासीन नजरों से अपने पिता को देखा। ब्लड इनहेरिटेंस रस्म एक भयानक परंपरा जो हर दशक में होती थी। लोग शेर के प्रतीक वाले कोट ऑफ आर्म्स पहनते थे। 10 से 15 साल की उम्र के मुख्य और साइड ब्रांच के सभी बच्चे मुख्य परिवार के हाउस में इकट्ठा होते थे। बच्चे अपनी स्किल्स दिखाते थे। फिर लाइनर नाम धारण करने के अधिकार के लिए प्रतियोगिता शुरू होती थी। यूजिन अपनी लकड़ी की स्वॉर्ड पर टिका हुआ था। साइड ब्रांच के विपरीत मुख्य वंशजों को मैजिक ट्रेनिंग और असली हथियारों का उपयोग करने की अनुमति थी। ऐसा केवल इसलिए किया जाता था ताकि मुख्य ब्रांच के कमजोर बच्चे साइड ब्रांच के बच्चों के हाथों न मरे। पिता ने टूटे हुए डमी को देखा। यूजिन की प्रतिभा इतनी अद्भुत थी कि वो अपने बेटे में खुद को मुश्किल से देख पा रहा था। काश वो मुख्य परिवार में पैदा हुआ होता। उसने अपने कांपते हाथ को देखा। नहीं, अगर वो उसकी तरह प्रतिभाहीन होता तो उसे अपनी क्षमताओं और वास्तविकता के बीच के अंतर को महसूस नहीं करना पड़ता। यूजिन ने अपने पिता की घबराहट देखी और पूछा कि क्या गलत है। पिता ने कहा कि सब ठीक है, लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि वो कितना बुरा पिता रहा। उसने यूजिन के कंधों पर हाथ रखे, उसकी आंखों में देखकर कहा कि वो कभी भी मुख्य ब्रांच के बच्चों का रास्ता न रोके, चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, क्योंकि वे बचपन से ही मैजिक सीखते हैं और असली हथियारों से प्रशिक्षण लेते हैं। यूजिन ने उसके हाथ पर थपथपाते हुए कहा कि वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन मन में सोचा कि वो केवल सपनों में ऐसा करेगा। उसने चुपके से मुस्कुराया। ये बस कुछ बच्चों के साथ एक थकाऊ लड़ाई थी। यूजिन ने दूसरे डम्मी की ओर देखा और उसकी ओर बढ़ा। ब्लड इनहेरिटेंस रस्म में मुख्य ब्रांच के 3 बच्चे और साइड ब्रांच के 6 बच्चे शामिल होते थे। उसने उनका परिचय दिया। मुख्य परिवार के 3 बच्चों में परिवार के मुखिया की पहली पत्नी का बेटा और उसकी उपपत्नी के जुड़वा बच्चे शामिल थे। सम्मानित साइड ब्रांच के 2 बच्चों को छोड़कर बाकी सभी गुमनाम थे। यूजिन ने अपनी स्वॉर्ड उठाई और एक ही प्रहार में डमी को तोड़ दिया। हीरो ने डरावनी मुस्कान के साथ सोचा कि वर्मंड के वंशज कितने अच्छे होंगे। गाड़ी एस्टेट के गेट से निकली। यूजिन खिड़की से बाहर देख रहा था। अपनी पिछली जिंदगी में हेल के रूप में वो खुद को एक सच्चा जीनियस मानता था। उसने बचपन से ही दूसरों को लड़ाइयों में हराया था। उसे नई स्किल सीखने में कोई कठिनाई नहीं हुई थी। वो दूसरों की तुलना में बहुत तेजी से विकसित हुआ था। हेल ने भौएं चढ़ाकर वर्मंड से कहा कि वो जो कहा उसे दोहराए। वर्मंड ने भौएं चढ़ाकर कहा कि ये बहुत दुखद है कि रेडहेड थोड़ा और प्रयास करके बहुत मजबूत हो सकता था। उसने उसकी स्वॉर्ड की ओर इशारा करते हुए कहा कि क्या वो नहीं देख सकता कि वो अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था। उसे ये ना समझने दें कि सभी को वैसी ही प्रतिभा मिली है जैसी उसे। वो जीनियस नहीं था, वर्मंड के विपरीत जिसे वास्तव में जीनियस कहा जा सकता था। ब्लॉन्ड ने शांत भाव से देखा। तलवारबाजी और मैजिक में प्रतिभाशाली, उसे युद्ध का देवता कहा जाता था। ग्रेट बर्म। भीड़ उसकी प्रशंसा करती थी। वो अपने देश में ड्यूक था, लेकिन उसने अंत तक ये उपाधि स्वीकार नहीं की। उसे युद्ध के नायक के रूप में सराहा गया। नन्हा मास्टर यूजिन ने अपना सिर हाथ पर टिका लिया। बाकियों के बारे में चुड़ैल टावर के सामने खड़ी थी। वाइज सेना जादूगरों के साम्राज्य में जन्मी जो मैजिक टावर के इतिहास में सबसे कम उम्र की मास्टर बनी। भिक्षुक प्रीस्टेस सेंट एना के सामने झुकते थे। इस महिला को पूरे पवित्र साम्राज्य में सबसे पवित्र माना जाता था, यहाँ तक कि उसकी शिक्षाओं का वर्णन करने वाला एक शास्त्र भी था। योद्धा कुरून पहने खड़ा था, फियरलेस, अकल्पनीय। उसने अपने नाम पर एक साम्राज्य स्थापित किया। उसने अपनी उंगली से टेबल ठकठकाई। वे सभी अपनी मृत्यु तक सुखी रहे। गुस्से में उसने कुर्सी का हत्था मारा। तो फिर डेमन किंग अभी भी जीवित क्यों है? यूजिन को अपनी मृत्यु याद आई। कैसे उसके साथी ने वादा किया था कि वह सभी डेमन किंग्स को मार डालेगा। एक कबूतर गाड़ी के पास से उड़ा। वो एक जादुई कैद के महल में मरा और उसकी मृत्यु के ठीक बाद उस ब्लॉन्ड ने डेमन किंग के साथ एक समझौता कर लिया। गाड़ी के पीछे पक्षी उड़ रहे थे। इस समझौते के कारण डेमन्स के साथ युद्ध समाप्त हुआ और 300 साल बाद भी इन जमीनों में शांति बनी हुई है। एक व्यक्ति ने उससे कहा कि वो घबराया हुआ लग रहा है और मुस्कुराते हुए उसने आंख मारी। आने पर उसे बहुत मुश्किल समय का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो गाड़ी में ही चिंता करने लगा था। यूजिन ने लॉर्ड गॉर्डन की उनकी सलाह के लिए धन्यवाद दिया। गाड़ी जंगल से गुजर रही थी। वे अब मुख्य हाउस की जमीन पर थे।